चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं जीन पियाजे के टॉपिक को लेकर। इससे पहले हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जीन पियाजे के कुछ बेसिक्स पर, और उसी बेसिक्स को आगे जारी रखते हुए हम उसकी स्टेज थ्योरी के बारे में भी यहाँ अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से हम उन्हें रिवाइंड करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ थी: स्कीम्स या स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। सबसे पहले यहाँ स्कीम्स की बात कर लेते हैं, स्कीमा की बात कर लेते हैं। मनुष्य या बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो जन्मजात विशेषताओं के साथ पैदा होता है। और वो जन्मजात विशेषता क्या होती हैं? यह जन्म लेने के बाद जो वातावरण है उससे वह कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट के आने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसे अपने सेंसर्स के थ्रू मिलती है, देखना, सुनना, छूना, मुंह से पकड़ना, उनसे वह ज्ञान का निर्माण करता है। और जो निर्माण करता है उसे व्यवस्थित रूप से अपने दिमाग में रखता है। जैसे आप अपने घर को सजाते हैं, मैंने कहा था पिछली बार, एक अलमीरा में सामान को रखते हैं या स्कूल बैग में सामान को रखते हैं, या कहीं आप बाहर टूर पे जा रहे हैं तो बैग को एक व्यवस्थित रूप में आप लगाते हैं। तो ऐसे ही दिमाग जो है इंफॉर्मेशंस को, जानकारी को, ज्ञान को, इंफॉर्मेशन लेता है एनवायरनमेंट से और उससे अपना ज्ञान खुद से बनाता है, निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है शुरुआती, उसे यहाँ जीन पियाजे ने स्कीम कहा है, या स्कीमा भी कह सकते हैं। स्कीम स्कीमा दोनों एक ही वर्ड है। अब मैंने इसके साथ में एक वर्ड यहाँ और लिखा है, कॉग्निटिव स्कैफोल्ड। हालांकि ये जो स्कैफोल्ड शब्द है ये आगे थ्योरी में आएगा, वाइगोस्की की थ्योरी में। पाड़ है या सहायता है, मचान शब्द है भी इसका मीनिंग है, लेकिन इन सबका मीनिंग यही है कि किसी को सहायता प्रदान करना। तो ये स्कीम्स जो हैं, कॉग्निटिव स्कैफोल्ड मीन्स कि हमारी सहायता करेंगे एक तरह से आगे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने में, समझने में, ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसीलिए ये वर्ड मैंने लिखा है कॉग्निटिव स्कैफोल्ड, स्कीम्स को ही कुछ बुक्स में है। दूसरा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थीकरण। अब जो एक मैंने इससे पहले स्कीम्स में ही बता दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स का हमारे दिमाग में व्यवस्थीकरण है, व्यवस्था है एक, कि कोई चीज़ हम अपने पास ला रहे हैं संज्ञान में, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो उसको हमें किस तरह से व्यवस्थित करना है, उसमें सुधार करना है, या उस पुरानी जानकारी से हमें अपनी नई समस्या को सॉल्व करना है और फिर उससे एक नए ज्ञान का निर्माण करना है। तो ये व्यवस्थीकरण के दौरान हम कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। एक है एडेप्टेशन, अनुकूलन, चीज़ों को किस तरीके से हम समझते हैं, और यह प्रक्रिया, प्रोसेस जो है निरंतर लगातार चलता रहता है। और निरंतर लगातार चलने का अर्थ ये है कि इसमें ये दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। हम चीज़ों को सीखते हैं वातावरण के संपर्क में आने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद, और ये प्रक्रिया फिर हमारे दिमाग में चलती है। दिमाग में किस रूप में चलती है कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग को क्या पता है इस बारे में, पुरानी स्कीम्स में देखते हैं जो कि व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज हैं। उस स्कीम्स में अगर वो चीज़ हमारे फिट बैठती है तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण, अपने अंदर आत्मा में झांकना। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, पहली बार कोई घटना घटती है जब भी हम अपने अंदर ही देखते हैं, दूसरी बार घटती है जब भी अपने अंदर देखते हैं, और उस घटना में कोई नई चीज़ हमें पता चलती है तो हम उसमें सुधार करते हैं, और सुधार करने को हम कहेंगे एकोमोडेशन। यानी कि उसमें एकोमोडेशन में सुधार करना है, जोड़ना या घटाना है। जोड़ने घटाने की प्रक्रिया भी स्कीम्स को ही तैयार करती है। और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। एक जैसे आप दिन भर के किसी काम को करते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, अपने आप को साफ रखना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, आपका जो रूटीन वर्क है उस पर जाना, तो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। इसी को हम व्यवस्थापन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में ही हो रही हैं, इसे समझें। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में एक प्रक्रिया और है इस बीच में, वो है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशंस यानी कि
एसिमिलेशन में जब डिसइक्विलिब्रेशन होगा, असंतुलन होगा या असाम्य धारण होगा, यानी कि उससे मिलाप नहीं होगा, नई जानकारी का या नए ज्ञान का पुराने ज्ञान से मिलन नहीं होता है, एसिमिलेशन नहीं होता है, तब डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसे बहुत अच्छा माना गया है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो नए ज्ञान का निर्माण होता है। फिर डिसइक्विलिब्रेशन होने पर इक्विलिब्रेशन होगा, संतुलन होगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान, संज्ञान शब्द को हम फिर से एक बार डिटेल में हल्की सी बात करते हैं। सोचना, तर्क करना, अपनी समस्या का समाधान करना, फिर उसे मेमोराइज करना, याद रखना, ये है संज्ञान। संज्ञान की लंबी चौड़ी परिभाषा की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप है सोचना, तर्क करना, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, उसे याद रखना। संज्ञान, ये मेरे संज्ञान में आया। अब संज्ञान में आने के लिए ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन। इन शब्दों को जानना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षाओं में आते हैं। 1 से 2 या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जीन प्याजे से, तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और हर बार चेंज भी होते रहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जीन प्याजे की स्टेज थ्योरी की। अब स्टेज थ्योरी की भी कुछ विशेषताएं हैं। अभी मैं स्टेज थ्योरी के यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ना बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस स्टेज थ्योरी में कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आते हैं और हमें समझना जरूरी है कि स्टेज थ्योरी जो होती है वो ऑर्डरली, क्रमिक रूप से होती है। ये एक वर्ड ये ऑर्डरली है और एक वर्ड ये है हायरार्किकल, पदानुक्रम। हर पद की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, छोटे लेवल पर है, फिर एक बड़ा पद है, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको हम अक्सर देखते हैं अपने भारतीय शासन प्रणाली में इसका यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अब इसे समझें। हायरार्किकल से मतलब है पदानुक्रम, यानी कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 4 स्टेजों में जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी को समझाया है। और इसमें हर स्टेज जो है, पहली स्टेज दूसरी स्टेज के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो उसे प्रदान करती है। यानी कि अगर ये ना हो तो हम इस स्थिति में नहीं आ सकते, इसका होना आवश्यक है। इनवेरिएंट है, यानी कि ये अपरिवर्तनशील है, यानी कि यहाँ रहनी ही है। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, पूरे जहां में देखने को मिलती है, पूरी दुनिया में। ऑर्डरली, ठीक इससे जुड़ी हुई है कि ये क्रमिक है, एक क्रम के बाद दूसरी, दूसरे क्रम के बाद तीसरी, यानी कि एक स्टेज में जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही हम दूसरी स्टेज में जाते हैं, और दूसरी स्टेज में जो प्रोसेस होता है तीसरी में जाते हैं, तीसरी के जाने के बाद चौथी में। तो हर स्टेज आगे आने वाली स्टेज के लिए बुनियाद प्रदान करती है। अब यहाँ ये भी एक बात समझने वाली है कि बच्चे एकदम क्लियर हर स्टेज पे नहीं होते, 2 स्टेजों में एक साथ भी हो सकते हैं। एक और बात है यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब अगली स्टेज में चले जाते हैं तो पिछली स्टेज की प्रोसेस जो है वो समाप्त नहीं हो जाती, वो भी चल रही होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज थी। तो इनवेरिएंट है, अपरिवर्तनशील है, सार्वभौमिक है, प्रेडिक्टेबल है, हम अनुमान लगा सकते हैं। जब ये विशेषताएं इसमें हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम बच्चे के बाल विकास का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्टेजेस हैं जो उम्र के साथ आती हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है। बेसिक्स पे आपको भी एक बार ध्यान देना है। स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एडेप्टेशन, एसिमिलेशंस, एकोमोडेशंस, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में रखना है। फिर ये स्टेज थ्योरी की कुछ बेसिक चीज हैं कि ये अपरिवर्तनशील है, इनवेरिएंट है, इंग्लिश में वर्ड दिखाई दे, हिंदी में दिखाई दे, अच्छे से समझ जाएंगे। यूनिवर्सल है, ऑर्डरली है, ऑर्डरली वर्ड आता है, ठीक है। अगर हायरार्किकल शब्द वहां नजर आता है तो दोनों एक ही है। हायरार्किकल वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये है
कि भाई एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, ये हमारे भारतीय जो शासन प्रणाली है उसमें पदों के लिए इस्तेमाल होता है कि हायरार्किकल, छोटा पद फिर बड़ा पद फिर उससे बड़ा पद। और 4 स्टेजेस हैं इसकी, प्रेडिक्टेबल सीरीज ऑफ चेंजेस हैं। हम उनका अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं इन स्टेजेस की विशेषताओं के आधार पर कि 8 से 9 साल का बच्चा है और वो किस मानसिक दशा से गुजर रहा है, वो जिद कर रहा है तो क्यों जिद कर रहा है, हम उसे कैसे हैंडल करना चाहिए जब हमें ये थ्योरीज पता है। छोटा बच्चा है, हर चीज़ को अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है, तो ये उसमें जन्मजात रिफ्लेक्सेस हैं जो वो करता है। किस चीज़ के लिए करता है? अपने आप को वातावरण के साथ संतुलित बैठाने के लिए, कि कोई भी चीज़ वो देख रहा है, सेंसस उसके समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आकार, उसका वजन, उसको छूकर महसूस करना, पकड़ से, यानी कि मोटर गामक जो वर्ड इस्तेमाल होता है, इसका भी मस्तिष्क के साथ संतुलन होना शुरू होता है। तो ये बेसिक्स हैं, इन्हें आप देखें, बार बार देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थ्योरी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाएगी।